हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका फोकस डेफिनेटली आपकी स्टडीज़ पे ही होगा। तो जो आज का टॉपिक है ये बहुत फेमस टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में ख़ास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को, जो कि एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट को आज हम थोड़ा डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कभी भी ना भूले। एंड आई गारंटी यू कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। मुझे बस आप लोगों के 5 मिनट्स चाहिए। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट सी राइट मिल्स ने दिया था, वो ये कहते हैं कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो एक इंडिविजुअल का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ के साथ लिंक है, कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो सोसाइटी के अंदर सोशल और हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं उसके साथ किस तरह का बनता है। इसकी हम एग्जाम्पल्स भी कोट करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि सोशल स्ट्रक्चर जो है डेफिनेटली जो इंडिविजुअल है उसकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेप या रीशेप करता है। अब ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, आप लोगों को पता है कि सोशल स्ट्रक्चर में फैमिली इंस्टीट्यूशन आ जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ जाता है और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें सोशल स्ट्रक्चर्स में आती हैं। अब एक इंडिविजुअल जिसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड या उसका रिलीजियस बैकग्राउंड या उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो जिस तरह से होगा उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी उसी तरह के होंगे और उसका जो लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है डेफिनेटली वो भी उस तरह का होगा। अगर एक लोअर क्लास से इंडिविजुअल है तो वो सोसाइटी को या वर्ल्ड को उस तरह से देखेगा। अगर वो मिडिल क्लास से है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेगा क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। अब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना कि किस तरह से एक इंडिविजुअल का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो किस तरह से सोशल फोर्सेस या हिस्टोरिकल फोर्सेस उसकी लाइफ को शेप या रीशेप करती हैं। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव फ्रॉम सीइंग पर्सनल प्रॉब्लम्स एज इंडिविजुअल इश्यूज टू अंडरस्टैंड देम एज सोशल इश्यूज। ये हर इंडिविजुअल की सोसाइटी के अंदर जो लोग कहते हैं कि यार ये इस बंदे की पर्सनल प्रॉब्लम है, वो बेसिकली उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका पर्सनल इशू नहीं है, वो सोशल इशू है। क्योंकि वो इंडिविजुअल उसी सोसाइटी में रहता है और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के अंदर वो उसकी रेस के हवाले से, उसकी क्लास के हवाले से, उसके जेंडर के हवाले से, इवन उसके कल्चर के हवाले से उसकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पर्सनल इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक पर्सनल इशू है, लेकिन सी राइट मिल के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट एक पर्सनल इशू नहीं है बल्कि एक सोशल इशू है। कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, कि वो ग्लोबलाइज्ड इश्यूज हैं, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी बेस पे एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है या जो उसका ग्राफ है वो नीचे जाता जा रहा है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। दूसरी इसकी एग्जांपल देखते हैं कि मेंटल हेल्थ। एक बंदा मेंटली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है तो क्या ये उसका पर्सनल इशू है? नहीं, ये सोसाइटी का इशू है। क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें पॉवर्टी आ जाती है, सोशल आइसोलेशन आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, कल्चरल नॉर्म्स आ जाते हैं हेल्थ के हवाले से, या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो करता है मेंटल हेल्थ के हवाले से। इट मीन्स कि ये भी एक सोशल इशू है। जेंडर इनक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, इस एग्जाम्पल को देख लें
कि किसी इंडिविजुअल ने ये तो नहीं कहा कि उसको मेल या फीमेल पैदा किया जाए। एक बायोलॉजिकली है कि एक मेल है, एक फीमेल है, लेकिन आप उस बायोलॉजिकल जो एक डिवीजन है, आप उसको एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का नाम दे देते हैं। आप जेंडर रोल्स डिसाइड कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस आप डिसाइड कर लेते हैं। कुछ डिस्पैरिटीज़ इन एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं। तो जहाँ पे ये पर्सनल इशू है, तो सी राइट मिल्स कहते हैं कि नहीं, ये सोशल इशू है, इसको ब्रॉडर लेवल पे देखें। रेसिज्म की अगर हम बात करते हैं कि रदर देन सीइंग रेसिज्म एज स्लोली एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रेजुडिस, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन वुड कंसीडर द स्ट्रक्चर एंड सिंबॉलिक फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इनहेंस द रेसिज्म। कि किसने डिसाइड किया कि ये बंदा फलां रेस से है, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाए, या इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि फलां रेस का बंदा, फलां एथनिसिटी का बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, इस कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता। डेफिनेटली पर्सनल इशू है, लेकिन ग्लोबली अगर देखें या ओवरऑल देखें तो ये एक सोशल इशू है, क्योंकि रेसिज्म में भी बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। डिस्पैरिटीज़ इन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, एंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट परपेचुएट द सोशल या रेशियल इनइक्वालिटी। अब ये सारी की सारी चीज़ें होप्स हो कि आपको इन एग्जाम्पल्स की वजह से आपको समझ लग गई होगी कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है सी राइट मिल का, कि किस तरह से एक जो इंडिविजुअल है उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं वो अटैच हो जाते हैं उस स्ट्रक्चर या जो हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं। ये जेंडर है, रेसिज्म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मेंटल हेल्थ है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली उस इंडिविजुअल की लाइफ को शेप या रीशेप करती हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पर्सपेक्टिव इस दुनिया की, इस वर्ल्ड के हवाले से या लोगों के हवाले से या सोसाइटी के हवाले से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो एक गुड ह्यूमन बीइंग है या वो बैड ह्यूमन बीइंग है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उन सोशल